अब यहाँ पर अध्ययन करना है एस्केरिस का आवास एवं स्वभाव। इनका आवास कहाँ है, कहाँ रहते हैं, इनका स्वभाव कैसा है, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सामान्य भाषा में एस्केरिस को क्षेत्र के अनुसार कोई पेट का केचुआ कहता है, कोई केचुला कहता है, कोई गिलवा कहता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है परजीवी के रूप में पेट में पाया जाता है, इसीलिए इसको पेट का केचुआ भी कहा जाता है। या विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी का मतलब क्या हो जाएगा, ये हर जगह पाया जाता है। विशेषकर वहाँ पर पाया जाता है जहाँ नम और चिकनी मृदा, वातावरण कैसा हो, उष्ण हो, मतलब गर्म हो। मृदा चिकनी हो, नम हो, वातावरण उष्ण हो अर्थात गर्म हो, ऐसे स्थानों पर ये परजीवी के रूप में मनुष्य की छोटी आंत में मिलता है। मनुष्य की छोटी आंत में मिलता है। यह एक ऐसा जंतु है जो कि एक पोषदी या इसको मोनोजेनेटिक कहते हैं। एक पोषदी और द्विपोषदी में अंतर है। जैसे फीता क्रम क्या है, द्विपोषदी है। अपना कुछ जीवन सुअर के पेट में व्यतीत करता है और उसके बाद कुछ जीवन मनुष्य के पेट में व्यतीत करता है, मनुष्य के शरीर में व्यतीत करता है। इसीलिए फीता क्रम जो है वो द्विपोषदी कहलाता है। लेकिन एस्केरिस जो है उसका अपना जीवन यापन करने के लिए एक ही जंतु की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसको हम एकल पोषदी कहते हैं या मोनोजेनिक कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त यह गिलहरी में, सुअर में, भेड़ में, बंदर में, ठीक है, या अन्य कोई पालतू पशुओं में जो स्तनधारी हैं उनकी आंतों में भी ये पाया जा सकता है। यह पोषद की आंत की गुहा में स्वतंत्र रूप से रहता है तथा यहीं से भोजन प्राप्त कर थोड़ा बहुत इधर उधर रेंगता रहता है, अन्यथा वो आंत्र से ही अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। एस्केरिस लम्ब्रिकाइडिस एक अंतः परजीवी है क्योंकि ये आंत्र के अंदर रहता है, शरीर के अंदर रहता है। ठीक है, इसीलिए ये अंतः परजीवी कहलाता है, इंडो पैरासाइट कहलाता है। वैसे जो बाह्य परजीवी है वो क्या है, वो शरीर के बाहर ही परजीवी के रूप में रहते हैं। जू है, चिचड़ी है, जोंक है, ये बाह्य परजीवी के रूप में है। लेकिन ये शरीर के अंदर रहता है, इसीलिए ये अंतः परजीवी कहलाता है। और सामान्यतः मनुष्य विशेषकर बच्चों में, किसमें, बच्चों की आंत्र में यह मिलता है। मनुष्य में पाए जाने वाली इस उपजात को एस्केरिस लम्ब्रिकाइडिस होमोनिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होमनिस। ठीक है, ये एक मनुष्य की आंत में जो एस्केरिस पाया जाता है उसका नाम है एस्केरिस लम्ब्रिकाइडिस होमनिस। ठीक है, जो उपजात सुअर में भी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इसकी एक उपजात जो सुअर में पाई जाती है उसका नाम है एस्केरिस लम्ब्रिकाइडिस सुअम। ठीक है, उसमें होमनिस था, इसमें सुअम है। सुअर में पाया था इसलिए इसकी उपजात क्या हो जाएगी, सुअम। जात इसकी क्या है, लम्ब्रिकाइडिस। उपजात क्या है, सुअम। ऐसे ही मनुष्य में जो एस्केरिस पाया जाता है वो भी एस्केरिस लम्ब्रिकाइडिस है, लेकिन उसकी उपजात क्या है, होमनिस है। तो इस प्रकार से जो है ये परजीवी के रूप में रहते हैं। कुछ अन्य स्तनधारियों में भी, जैसे अभी बताए थे, बंदर, भेड़, ठीक है, इनमें भी ये पाए जाते हैं। इनकी शरीर की संरचना ही ऐसी होती है जो कि दूसरे के शरीर में आसानी से रह सकते हैं। एस्केरिस कैसा होता है, लंबा होता है और सूत्राकार होता है। सूत्राकार मतलब क्या होता है, क्या सूत्र मतलब धागा, धागे जैसा होता है। सिरों पर अधिक नुकीला होता है, सकरा होता है, इसलिए अधिक नुकीला होता है।
क्योंकि इनको धमनी शिराओं में भी रन करना है, मतलब नलिकाओं में भी रन करना है, आंतरों में भी घुसना है अंदर तो इनका शरीर जो होता है आगे से बहुत ही नुकीला होता है, इतना नुकीला होता है जब अंदर प्रवेश करता है तो हल्की सी खाली दर्द हो सकती है, लेकिन तो इस तरीके से इनका शरीर तर्क रूपी कह सकते हैं, तर्क रूपी और आगे की ओर नुकीला होता है। ठीक है। एवं क्रम सदृश, क्रम मतलब क्या हो जाएगा, वही जो गोलाकार अब गोल बेलनाकार होते हैं और लंबे होते हैं। इसका रंग हल्का भूरा अथवा हल्का गुलाबी होता है। इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता समझ रहे हो, इनका जो इनकी जो जात है लैंगिक रूप से दो रूपों में होती है, एक नर जाति होती है और दूसरी मादा जाति होती है। द्विरूपता पाई जाती है ना, अर्थात नर अलग और मादा अलग, तो दो रूपों में हो गई जाती, एक नर हो गया नर एस्केरिस और एक मादा एस्केरिस। ठीक है। तो इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मादा अधिक लंबी होती है किंतु नर अपेक्षाकृत छोटा होता है। मादा लगभग 20 से 35 सेंटीमीटर लंबी होती है। 20 से 35 सेंटीमीटर क्या लगभग 1 फीट का होता है, 1 फीट से भी ज़्यादा हो सकता है और लगभग ये भी नर कुछ छोटा होता है, लेकिन सबसे लंबा जो है 1 फीट तक हो जाता है, वो 1 फीट से ज़्यादा हो जाता है, 1 फीट तक हो सकता है। लेकिन मादा मोटाई में भी अधिक होती है किंतु नर थोड़ा पतला होता है। तो अपेक्षाकृत जो है मादा ज़्यादा शरीर की विकसित होती है। एस्केरिस शरीर पर एक चमकीला किंतु अर्धपारदर्शी एक ऊपर आवरण होता है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल का आवरण, उपचर्म इसको बोलते हैं। ठीक है। उपचर्म जो है इसकी बहुत बड़ी सहायता करता है। क्या सहायता करता है? जो क्यूटिकल का आवरण इसके ऊपर है, देखिए हमारे शरीर हमारी आंत में ये रहता है और आंत में पाचक एंजाइम भी रहते हैं। ठीक है। अगर इसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण ना होता तो इसको हमारे एंजाइम पचा करके मार डालते हैं और उसको हम पचा ले जाते हैं। क्यों? लेकिन इसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण है, वहाँ पर एंजाइम जो है फेल हो जाता है, एंजाइम अपनी क्रिया करने से फेल हो जाता है और इससे एस्केरिस जो होता है वो बच जाता है। तो एक सुरक्षात्मक आवरण है। शरीर के ऊपर हल्की हल्की अनेक वलयाकार झुर्रियाँ भी होती हैं। झुर्रियाँ मतलब सिकुड़ी हुई संरचनाएँ पाई जाती हैं। एस्केरिस के लगभग संपूर्ण शरीर पर लंबाई में 4 धारियाँ पाई जाती हैं, संपूर्ण शरीर पर लंबाई में। ठीक है। इस तरीके से एस्केरिस हो गया, इस तरीके से 4 जो है धारियाँ लंबाई में 4 धारियाँ पाई जाती हैं और इसमें देखा जाए तो दोनों ओर ये होती है श्वेत रंग की एक पृष्ठ मध्य पृष्ठ पर, ठीक है, मध्य पृष्ठ पर और मध्य आधार पर धारियाँ होती हैं और इसके अलावा दोनों ओर एक एक पार्श्व धारियाँ होती हैं। ठीक है। दोनों ओर पार्श्व धारियाँ होती हैं और मध्य अधर पर होती है धारियाँ। ठीक है। मध्य पृष्ठ पर हो जाएंगी और अधर पर हो जाएंगी और दोनों पार्श्व पर हो जाएंगी। इसके अलावा एक एक पार्श्व धारियाँ अपेक्षाकृत धुंधले रंग की धारियाँ जो कि अपेक्षाकृत मोटी भी दिखाई पड़ती है। तो कुल मिलाकर के शरीर पर 4 धारियाँ पाई जाती हैं। एस्केरिस के अग्र सिरे पर त्रिकोणीय त्रिअरीय मुख उपस्थित होता है। त्रिकोणी इसलिए कहा गया है कि इनमें 3 होंठ पाए जाते हैं। आगे जो है इस तरीके से आगे से देखने पर 3 होंठ पाए जाते हैं। एक बड़ा होंठ हो जाएगा तो ये इस तरीके से 3 होंठ पाए जाएंगे। ठीक है। ऊपर ये हो गया, एक ये 3 होंठ, इसीलिए इसको क्या कहा था? त्रिकोणीय कहा जाता है। त्रिकोणीय होता है इनका मुख और त्रिअरी होता है
या 3 अर्धचंद्राकार, जो अभी बताए थे 3 अर्धचंद्राकार होंठों से घिरा हुआ होता है। इनमें से एक ओंठ मध्य पृष्ठ, शेष जो है अधरपाश में। तो ये क्या है, देखिए मध्य पृष्ठ पे है, ऊपर है ना, तो मध्य में है, वह शरीर के मध्य में रहेगा और पृष्ठ में रहेगा। और 2 ये पास में है, अधर पास में 2 होंठ पाए जाते हैं। शेष 2 अधर पार्श्व में होते हैं। इन होंठों के भीतरी किनारों पर उपचर्म से बने छोटे छोटे दांत तथा बाहरी किनारों पर संवेदी अंकुर पाए जाते हैं। तो इनका जो है, जो मुख्य रोल भोजन को पहचानने का या संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए, इनके मुख में भी संवेदी अंग पाए जाते हैं। यहाँ पर क्यूटिकल का आवरण होता है, यहाँ पर होंठ का जुड़ाव होता है, ठीक है। और यह उनके मुख पर जो है ये किनारे बने हुए हैं होंठ के, इस पर संवेदी अंग पाए जाते हैं। समझ गए, इसको संवेदी अंकुर कहते हैं। संवेदी अंकुर पाए जाते हैं। और वास्तव में ये संवेदी अंकुर जो है मुख में ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, पाए शरीर में जाते हैं, ठीक है, और शरीर के अन्य भागों में भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख पर ज़्यादा स्पष्ट होते, बहुत ही एक्टिव होते कि मुख के द्वारा ये वस्तु को पहचानने, ठीक है, और अपने प्रचलन में भी जो है इन संवेदी अंकुरों का प्रयोग करते हैं। संवेदी अंकुर समझ रहे हो, क्यों? संवेदनाओं को ग्रहण करने वाला, अर्थात किसी चीज़ को जानने के लिए जानना संवेदना होती है। तो इस प्रकार से जो है इसमें संवेदी अंकुर पाए जाते हैं, ठीक है।